होता है तो आपको पता है कि जो आर्टरीज होती है उसकी 3 लेयर होती है ना, एडवेंटिशिया, मीडिया और एंटमा। तो जो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म था उसमें ये होता है कि तीनों लेयर्स जो हैं वो ऐसे करके ना डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, तीनों लेयर्स साथ ही होती हैं और वो डायलेट हो जाती हैं। लेकिन डाइसेक्शन में ये मसला होगा कि आपकी ये जो एंटमा है इसके अंदर टीयर आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें टीयर आ जाएगा तो ये पीछे मीडिया है और ये एडवेंटिशिया, तो यहाँ से ना ब्लड सारे का सारा जाके इधर एक्यूमुलेट होगा और एक फॉल्स सा ल्यूमन बना लेगा। इसको कहते हैं एयोर्टिक डाइसेक्शन। किसको कहते हैं एयोर्टिक डाइसेक्शन? कि जब एंटमा में टीयर आता है और ब्लड सारा जाके एंटमा और मीडिया के बीच में एक्यूमुलेट होता है और वहाँ पे भी एक देखो ल्यूमन बन गया ना, एक ल्यूमन ये है और एक ल्यूमन वहाँ बन गया। हालांकि आइडियली सिर्फ एक ही ल्यूमन होता है, एक दूसरे के साथ टच हुई हुई होती है। दिस इज़ नोन एज एयोर्टिक डाइसेक्शन। मैं अभी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। सो एयोर्टिक डाइसेक्शन में आपने याद रखना है मसला क्या होता है हमारे पास बेटे, एंटिमल टीयर क्रिएट होता है और इस एंटिमल टीयर की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रावसेशन शुरू हो जाती है ब्लड की, यानी ब्लड जो है वो इस वेसल से बाहर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा इनटू द एयोर्टिक मीडिया, ठीक है। सो ये जो बाहर एयोर्टिक मीडिया है यहाँ ब्लड जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और जब हम देखेंगे कि ब्लड वहाँ एक्यूमुलेट है तो अब 2 ल्यूमन बन चुके हैं, ये ट्रू ल्यूमन है और ये फास्ट ल्यूमन है। तो एक ट्रू ल्यूमन बन जाता है और एक फास्ट ल्यूमन बन जाता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जो अब हम देखते हैं कि जो ये होनी है एयोर्टिक डाइसेक्शन होनी है, ये किन पेशेंट्स में होनी है, ठीक है। यानी एयोर्टिक डाइसेक्शन के लिए जो रिस्क फैक्टर है, यानी एयोर्टिक डाइसेक्शन का आपको समझ आ गया कि टीयर होता है और एक्स्ट्राफिसेशन होती है ब्लड की और 2 ल्यूमन्स क्रिएट हुए हुए होते हैं। तो ये उन लोगों में होती है 80% जो कि क्या होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं। सो हाइपरटेंशन इसका मतलब है सारी बीमारियों की जड़ है, जिसके अंदर एयोर्टिक एथीरोस्क्लेरोसिस है पहले से, उस एथीरोस्क्लेरोटिक पेशेंट के अंदर भी ये हो सकता है। इसी तरह अगर किसी के अंदर एयोर्टिक कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है, एयोर्टा की कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है, उसके अंदर भी ये होगा। सेम एज़ अगर मार्फन सिंड्रोम है जिसमें कुछ कोलेजन की डिपोजिशन में मसला होता है, तो मार्फन सिंड्रोम में भी वॉल वीक है और आसानी से एक टीयर जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसी तरह बेटे जो एहलर-डायलर सिंड्रोम है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। फाइब्रोमैस्कुलर डिस्प्लेसिया, यानी वो सारी रीजंस के जिसकी वजह से जो आपकी वॉल है उसके अंदर मसला आएगा, उसमें टीयर आएगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसा हो सकता है, उसके बाद वो कहता है ट्रोमा के बाद भी ऐसा हो सकता है कि टीयर क्रिएट हो जाए, या आइट्रोजेनिकली यानी किसी ने कोई कार्डियक कैथेटराइजेशन की, कोई भी मेडिकल प्रोसेस किया उसकी वजह से वहाँ पे टीयर क्रिएट हो गया। तो ये सारे का सारा प्रॉन करता है फॉर एयोर्टिक डाइसेक्शन। अब इस एयोर्टिक डाइसेक्शन को ना 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। वे कहते हैं कि एक जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो स्टैनफोर्ड की बेस पे जो ये ह्यूमन है ये 2 तरह का होता है, एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी, ठीक है। और एक और जो मुझे फ़नी सा नाम लगता है उसको कहते हैं डी बेके, ठीक है, डी बेकी की बेस के ऊपर ये 1 होता है, टाइप 2 होता है और 3 होता है। कुछ लोग कहते हैं 3A 3B भी होता है। अब मैं बताती हूँ कि जो स्टैनफोर्ड है उसके मुताबिक क्या है, स्टैनफोर्ड ए और स्टैनफोर्ड बी, ठीक है। स्टैनफोर्ड ए जो है वो ये आपको कहता है कि जो ये फॉल्स ल्यूमन क्रिएट होना है कि सिर्फ जो है वो असेंडिंग एयोटा में होना है, डिसेंडिंग एयोटा बड़ा क्लियर होता है, ठीक है। जबकि स्टैनफोर्ड बी ये कहता है कि असेंडिंग में नहीं होता, सारे का सारा ये जो मसला क्रिएट होना है ये किधर होना है, डिसेंडिंग एयोटा में होना है, ठीक है। दिस इज स्टैनफोर्ड ए एंड बी। ए कहता है कि असेंडिंग एयोटा के अंदर ये सारी की सारी एक्यूमुलेशन हुई भी होगी, फॉल्स ल्यूमन होगा, एक्स्ट्रावसेशन होगी, और स्टैनफोर्ड बी कहता है कि जी नहीं, डिसेंडिंग एयोटा में होगा। अब अगर हम डी बेकी की बात करें तो डी बेकी की टाइप 1 है, 2 है, 3 है। टाइप 2 के अंदर वो यही कहता है कि जी सारे का सारा ब्लड जो है वो एयोर्टिक असेंडिंग एयोटा में होगा। टाइप बी में वो कहता है कि जी सिर्फ डिसेंडिंग में होगा, लेकिन उसकी जो टाइप 1 है उसका मतलब होता है कि असेंडिंग में भी है और डिसेंडिंग में भी है। सो ये बस आसान सा जो है दोनों का डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो दिस इज़ डी बेके टाइप 1 कि जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग हर जगह ब्लड की एक्स्ट्रावसेशन हुई हुई है। 2 में सिर्फ प्रॉक्सिमली होगी, ठीक है, यानी असेंडिंग एयोटा में, और 3 में डिसेंडिंग एयोटा में। स्टैनफोर्ड टाइप ए में असेंडिंग एयोटा, टाइप बी में डिसेंडिंग एयोटा। दिस इज इट। सो आसान सी है, जो भी आप फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि मैंने आपको कहा कि इसमें से केस आ जाता है अक्सर, तो इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो मेल केसेस होते हैं, मेन ज़्यादा आ रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल।
पीक इंसिडेंस देखेंगे तो 6 to 7 डिके के अंदर ये मोस्टली आते हैं। सबसे मेन जो कंप्लेन होती है वो पेन होता है। आप डिपेंडिंग अपॉन के असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है या डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है। अगर असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है तो जो पेन है वो इंटीरियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है। एक तो इंटीरियर चेस्ट रीजन वाली जगह पे पेन होता है और ये पेन जो है वो सडन ऑनसेट होता है और काफ़ी ज़्यादा स्वेयर होता है, जैसे टीयरिंग पेन है, कोई चीज़ फटी है। जबकि डिसेंडिंग एओर्टा अगर इन्वॉल्व होगा तो इसका इंटरस्कैपुलर पेन होता है, ठीक है, इंटरस्कैपुलर अराउंड मिड ऑफ स्कैपुला, और ये थोड़ा सा जो है वो सडन ही होता है और स्वेयर ही होता है। तो एक तो पेशेंट को पेन होता है, दूसरा जाहिर है सिनकपी, क्योंकि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से वही हाइपरटेंशन क्रिएट होगी, सिनकपी में जा सकता है। अगर वीनस रिटर्न कम होगा तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि ब्रेन की तरफ भी सप्लाई इफेक्ट होगी। इसी तरह इंपॉर्टेंट बात आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है वो एसिमेट्रिकल पल्सेस होती हैं, यानी एक साइड की जो कैरोटिड पल्स है वो दूसरी कैरोटिड के साथ मैच नहीं करेगी। एक तरफ की रेडियल डिले एंड फेमोरल डिले जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। साथ में फिर डिपेंडिंग अपॉन सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन हो सकती है, और अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट हाइपोटेंशन और इवन शॉक और इवन डेथ में भी जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड की एक्स्ट्रावसेशन हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है, लेकिन वो विद इन द ल्यूमन है। जब एओर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर होता है तो फिर ब्लड सारा जो है वो कैविटीज़ में जाता है। ओके, सो इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, और चेस्ट एक्सरे पे इंपॉर्टेंट साइन जो आपने याद रखना है वो है मीडियास्टिनल वाइडनिंग। क्या होता है? मीडियास्टिनल वाइडनिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है एओर्टिक नक्कल की, सो डिस्टॉर्शन होती है एओर्टिक नक्कल की। उसके अलावा हम ट्रांस ईसोफेजियल एको करते हैं मज़ीद कंफर्म करने के लिए, और सीटी और एमआरआई एंजियोग्राफी भी करते हैं, वो हाईली स्पेसिफिक है। अब लास्ट थिंग तो आपने ये मीडियास्टिनल वाइडनिंग है, नॉर्मल पल्सेस हैं, हाइपरटेंशन, सिनकपी और सुवेयर पेन जो है ये याद रखना है, ये एओर्टिक डाइसेक्शन बताता है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ द ट्रीटमेंट। तो वो कहता है कि अगर तो हमारे पास स्टैनफोर्ड टाइप ए जिसकी बात थी कि जिसमें हमने कहा था कि वो प्रॉक्सिमली होता है, या अगर कह दो कि असेंडिंग एओर्टा में होता है, तो वो जो टाइप ए है उसके अंदर फ़ौरन इमरजेंसी में हमें सर्जिकल रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर वो टाइप बी हुआ जिसमें डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसको मेडिकली ट्रीट करेंगे, और हमारा मेन एम यही होता है कि हम उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम भी करें और मेंटेन भी करें। सिस्टोलिक 100 से 120 के बीच में और आर्टीरियल प्रेशर 60 to 75 के बीच में होगा। बीपी कंट्रोल करने के लिए नंबर 1 हमने बीटा ब्लॉकर्स देनी है, लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो फिर हम कैल्शियम ब्लॉकर भी दे सकते हैं, और साथ में हमने IV वेजोडाइलेटर नाइट्रेट्स वगैरह देने हैं। सो दिस इज़ इट। सो ये आपकी आसान सी जो है वो क्या है, ये आपकी आसान सी क्या थी, एओर्टिक डाइसेक्शन थी। सो एओर्टिक डाइसेक्शन में आपने याद रखना है, बल्कि मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। तो एओर्टिक डाइसेक्शन में बेटे ये जो चीज़ है जो हमें नज़र आ रहा है, ये हमें एक नॉर्मल एओर्टा जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। और नॉर्मल एओर्टा जब एन्यूरिज्म हो जाता है तो मैंने आपको बताया था ये इस तरह डायलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एओर्टिक डाइसेक्शन की तो उसमें देखो एक ल्यूमन ये है और एक ल्यूमन ये है, क्योंकि ब्लड सारा वहाँ पे जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल ल्यूमन है, ये एक टीयर क्रिएट होता है और ब्लड उधर जाना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ एओर्टिक डाइसेक्शन, और ये उसकी क्लासिफिकेशन है। स्टैनफोर्ड टाइप ए में जो आपका असेंडिंग एओर्टा है वो इन्वॉल्व होता है, और जबकि बी में डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है। और डी बेके के मुताबिक ए में पूरे का पूरा होता है। टाइप 2 में जो है वो ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व होता है, 3A में दिस एंड 3B में दिस ऑल, ठीक है। सो ये आसान से जो है वो दोनों टॉपिक्स थे। इसका कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं साथ ही देख लेती हूँ कि अगर इनका कोई पास पेपर आया हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो टिल नाउ आप लोगों ने जो है सारा ऑलमोस्ट सारा CVS कर लिया, बस सिर्फ हमारा जो है वो हाइपरटेंशन रह गया। हाइपरटेंशन अगेन इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक में से आता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। मुझे एक सेकंड दे, मैं ये देख लूँ कि इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ। हाइपरटेंशन, रोमैटिक फीवर, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, डिजीज़, नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो है वो ओवरऑल पता होना चाहिए। सो इसमें से कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो बेटे CVS में से हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।